वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई एम साइमा अली। हमेशा देखते रहते हैं आप मुझे, और वजूद ज़न के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। विक्टोरियन एरा में भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जो अपने ख़वातीन नाम के साथ, जो फीमेल नेम होते हैं, उनके साथ लिख नहीं सकती थी, और अगर लिख भी लेती तो उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती थी जो वहाँ के मेल ऑथर्स को मिलती थी। तो ऐसे में एक खातून ने अपना एक कलमी नाम रखा, मैरी एन। से आप इनके मैरी एन वाले नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। इन्होंने नावल लिखे, और जब इनको वो रिकग्निशन मिली जो कि विक्टोरियन एरा में कम लोगों को मिल रही थी, और आज भी ये उतनी ही मशहूर हैं वहाँ पर। 1890 की बात हो रही है जब ये पैदा हुई थी, और फिर 1880 में इनका इंतकाल भी हो गया। बट जॉर्ज इलीट के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया, और जब एक सर्टन फेमस हो गई एक सर्टन लेवल तक, तो तब इन्होंने इस चीज़ को लोगों को बताया कि अब असल में मेरा नाम ये है, मैरी एन। और एक और चीज़ जो इनके नाम के साथ जुड़ी रही, हमेशा ये बहुत सारी चीज़ों के मामले में तनकीद का शिकार रही, अपने रिलेशनशिप्स के मामले में, और उस वक्त के सोसाइटी में मौजूद ब्यूटी के स्टैंडर्ड के मामले में। लोग इनको अपेरेंटली खूबसूरत नहीं समझते थे, लेकिन उनकी राइटिंग्स ने उनके साथ मोहब्बत करने वालों और उनके फैंस को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि आज तक लोग इनके दीवाने हैं। और फिर एक वक्त में आकर जब उनके उस पहले रिलेशनशिप ने, जिसकी वजह से, क्योंकि वो एक लीगल रिलेशनशिप नहीं था जिस बंदे के साथ वो रह रही थी, तो उनकी पहले से शादी हुई थी, और उस वक्त के लॉ के मुताबिक ये इस तरह उनके साथ नहीं रह सकती थी, तो इनकी फैमिली ने उनके साथ बाइकआउट कर दिया। एक खातून जब ज़िंदगी के ऐसे अदवार से गुजरती है, और फिर रिलीजन के मामले में अपने वालिद से सवालात करने की वजह से भी उसकी फैमिली ने उनसे खार खानी शुरू कर दी। इन सारे एक्सपीरियंसेस को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने नॉवेल्स में जिक्र किया, और कितने सारे करेक्टर्स बनाए जो आज तक फेमस हैं। उनका मशहूर नावल था एडम बैले, लेकिन अपने इस नाम जॉर्ज एलीट के नाम से ही, वो जिसको हम कलमी नाम कह सकते हैं या निक नेम कह सकते हैं, उससे मशहूर हुई, और असल में इनका नाम था मैरी एन। हमारे माशरे में आज भी, ये विक्टोरियन एरा की बात नहीं है, आज भी ऐसी बहुत सारे ख़वातीन मौजूद हैं जो अपने असली नामों से नहीं लिखती, और उसमें बहुत सारे खौफ होते हैं, कभी सोसाइटी का, कभी फैमिली का, और अपने बहुत सारे ऐसे काम जो उन्हें ख़ानदान से अलग हट के करने पड़ते हैं। उसके लिए उन्हें वो ज़्यादा हिम्मत दिखानी पड़ती है, और यकीनन अल्लाह ताला किसी नेक मकसद के लिए उठने वाले कदमों को वो हिम्मत ज़रूर देता है। मेरे पास कुछ दिन पहले कैंपस में एक नया चेहरा नज़र आया मुझे, कुछ अर्सा पहले, और मैंने थोड़ी बातचीत शुरू की उनके साथ, तो मालूम हुआ कि वो एक बहुत ही बहादुर खातून है, और इतनी बहादुरी से उन्होंने अपने ख़ानदान में, अपने ख़ानदान को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मेहनत की, और अब पीएचडी कर रही हैं, यानी कि इंशाल्लाह डॉक्टर बनने वाली हैं। और इस तरह डॉक्टर उनके नाम के साथ लगेगा, और हम इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छी राइटर के तौर पर भी देखेंगे बहुत जल्द। लेकिन आज वो इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में सर्विसेज दे रही हैं अपनी, और बेहतरीन टीचर हैं। अपने 5 साल करियर में जो उनका एजुकेशन से वाबस्ता है, मुख्तलिफ जगहों पे काम करती रही हैं। ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते आईएसवी तक पहुँची, ये सारा सफ़र हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। वेलकम करते हैं आसिया इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अभी रिलैक्स हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं मैम आसिया, आपने मुझे बताया कि आप बहावलपुर में पैदा हुई, जी। तो बाद में इतनी दूर आप पहुंच गई बलूचिस्तान में काम करने के लिए। ये थोड़ा सफ़र हम शुरू करते हैं बचपन से आपके। हम्म। बचपन आपका स्कूलिंग कहाँ की थी? बहावलपुर शहर से ही? जी जी, मेरी पैदाइश बहावलपुर शहर की ही थी, और इब्तदाई तालीम भी मैंने वहीं से ही हासिल की, माशाल्लाह। और एमए इंग्लिश भी बहावलपुर आईयूबी से ही किया मैंने। उसके बाद टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया, और फिर दोबारा से
एमए इंग्लिश के बाद एमफिल किया मैंने, वो भी बहावलपुर से ही किया, और बीएड किया वो भी बहावलपुर से ही किया। इसके बाद फिर काफ़ी जगहों पे पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लोरेलाई में मेरा इंटरव्यू हो गया पीएचडी के लिए। और आप तो, गईं? जी, तो फिर वहीं से ही फिर मैंने स्टार्ट ले लिया। सही, माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे, मुखलिस सिंसियर लोग, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग। और जो एक होता था कि एक खौफ तारिया कि खौफ होता पंजाब था के लोगों को वहाँ जी पर जी, सिंध acceptance नहीं बचपन है। से हम सुनते थे कि रास्ते में जाओ तो वो डाकू होते हैं और इस तरह के इसीलिए लोग पूछ होते रही हैं, हूँ कि वैरानी होती है और काफ़ी वो। तो वहाँ का जब ट्रैवल शुरू किया तो यही फीलिंग्स थी कि डाका पड़ जाता है, रातों को ट्रैवल नहीं करना। लेकिन जब वहाँ ट्रैवल किया तो वो चीज़ें सब गलत साबित हुई। आप जाहिर है अकेले ट्रैवल जी करती बिल्कुल। वहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव और इस तरह से उन्होंने डीलिंग की जैसे वो पहले से ही हमें जानते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हमें। एक थोड़ा सा ये भी होता है ना कि ये पोस्ट पीएचडी लोग हैं और कई कई सालों का इनका एजुकेशन का और रिसर्च का एक्सपीरियंस है, तो अभी तो हम तो इसमें नए नए लोग हैं, तो अब पता नहीं हमें लिफ्ट आया भी जाएगा कि नहीं और कोऑपरेट करेंगे कि नहीं। तो ये सारे जो हमारे वहम थे और गलत फहमियाँ थी, ये वहाँ जाकर दूर हो गई। जबरदस्त। सिंध के लोग बहुत आला लोग हैं, बहुत आला ज़र्फ लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पहले आपने कोऑपरेटिव। लोरालाई में दिया और फिर उसके बाद आपने सिंध से अपनी डिग्री को किया कंटिन्यू? नहीं, लोरालाई में मैंने जॉब के लिए किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई में। ओके, डिग्री आपने इधर से की? जी, सिंध से। जी। तो सिंध के लोग फिर मतलब पहले पंजाब में पढ़ा, सिंध में पढ़ा और बलूचिस्तान में जॉब की। जी जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को जान पाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और सिंध के लोग, जब मैं सिंध में गई तो मैंने, आई एम सॉरी टू से, अपनी इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी मैंने यहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पर 2 साल पढ़ाया था। तो यहाँ पे मुझे इतनी रिस्पेक्ट और इतना वो डिग्निटी और वो चीज़ें फील नहीं हुई थी। ओके। कि मतलब ये कि यहाँ पे इतनी शायद इक्वालिटी बेस पे होता है कि ये फीमेल है मेल है, यहाँ पे इक्वल हैं, तो सबको इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाता है पंजाब में। और लेकिन सिंध में ऐसा नहीं है। अच्छा। सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध में वो प्रॉपर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, ख़वातीन को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा। उनकी बात सुनी जाती है, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, जो एजुकेशनल इश्यूज होते हैं उनको हैंडल किया जाता है बहुत अच्छे वे से। वो अपनी जो गाइडेंस है, फीडबैक है, वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ के लोगों के, मैंने ये फील किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है आपका, ठीक कि है। टाइम लेना पड़ता है, भागना पड़ता है, फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर उनके लोगों के मूड्स देखने पड़ते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। अगर वहाँ टीचर रास्ते में भी है और उस स्टूडेंट ने, स्कॉलर ने कॉल कर दी है, तो वो वापस आ जाता है। अच्छा। कि ये मेरी खातिर ट्रैवल करके आया है और इसने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया है, तो मेरा डिस्टेंस तो इसके डिस्टेंस के निस्बत बहुत कम है। ज़बरदस्त। तो वो वापस आ जाता है और आकर अपनी जो एजुकेशनल प्रोफिशिएंसीज है वो डिलीवर करता है स्टूडेंट्स के साथ, ज़बरदस्त, स्कॉलर्स के साथ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो आसिया, मुझे थोड़ा बचपन के बारे में बताएंगी आपके, आप कैसी थीं बचपन में? शाय थीं या स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थीं, खेलती थीं कुछ? बचपन, मेरा जो बचपन है वो शायद बहुत केयरलेस थी, बहुत ज़्यादा केयरलेस थी। इतना पता भी नहीं था एजुकेशन क्या होती है। मैं एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो उस लिहाज से हमारे घर में लोगों का आना जाना, लोगों को मेहमान नवाजियाँ, खाने देना, यही हमारे ज़्यादातर काम होते थे। मेहमान आ गए, उनको रोटियां उठा के देनी है, सालन रखना है,
लस्सी है। प्रोवाइड करनी है इनको, किसी को चाय देना है, तो ये हमारी ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ होती थी। सही। और पढ़ाई लिखाई का इतना उस वक्त नहीं पता होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, जब वालदैन ने भी थोड़ा तवज्जो देना ज़्यादा स्टार्ट की कि भाई पढ़ाई भी ज़रूरी होती है तो करें। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर पढ़ाई की तरफ रुझान हुआ। मेरा जो ज़्यादा रुझान हुआ पढ़ाई की तरफ, तो वो मेरे एक टीचर थे खालिद फरीद पनवार साहब। अच्छा। तो उस वक्त मैंने एमए इंग्लिश किया। तो एमए इंग्लिश करने के बाद मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी कि मैंने एमए इंग्लिश किया है अपनी फैमिली में। और बिल्कुल, ये इस पे मैंने भी जी सवाल भी करना जी आपसे, जी लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, तो हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। मैम आसिया के जो टीचर हैं वहाँ से बात को हम आगे बढ़ाएंगे। और आपके लिए ये कि अभी तक अगर आपने हमारा ISP मुल्तान ऑफिशियल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त, और ये जो घंटी का है ना इसको भी प्रेस करना है, ताकि आपको बर वक्त हमारे प्रोग्राम मिलते रहें और ये अपडेट्स आपको मिलेंगी। इनसे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे नज़र आएंगे जहाँ जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वजूद ज़न Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक। वजूद ज़न में आज हमारी एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस टीचर मौजूद हैं, लेकिन आपने अगर अभी तक ISP मुल्तान ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और अपने लिए भी कोई प्लेटफॉर्म ज़रूर समझ में आएगा जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। तो वजूद ज़न में हमारी आज की मेहमान की कहानी और उनका सफ़र थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैंने पूछना ये था, जिसका आप जिक्र खुद भी कर रही थी, कि ये फील्ड आपने कहा गाँव मतलब ज़मींदार घराने से, वहाँ पे कैसे ये ख्याल आया कि आपको इंग्लिश में मास्टर्स करना है? एक्चुअली मेरी जो डिज़ायर थी वो सोशल वर्क में थी। मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में था, लेकिन उस वक्त IUB में सोशल वर्क डिपार्टमेंट नहीं था। सही। तो लाहौर में था, तो मेरा एडमिशन लाहौर होना था। लेकिन मीनवाइल मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं दूर जाऊं। सही। तो इसीलिए फिर मुझे अपनी जो इंटेंशन है वो डाइवर्ट करनी पड़ी सोशल वर्क से। मैं इंग्लिश की तरफ आना पड़ा। शुरू में तो ख़ासा मुश्किल लगा कि क्योंकि बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था इंग्लिश वाला फैमिली में और इस तरह से।
तो लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल किया, उसमें पढ़ाई की, तो इस तरह से फिर एमए इंग्लिश मेरा हो गया। इसमें काफ़ी टीचर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। और आप अभी अपने टीचर का जिक्र जी भी कर जी रही थी। जी, मैं उनका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगी। मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली थी। उन्होंने ही मेरा जो लाइफ पैटर्न है वो चेंज किया। सही। मैं उनके एमए इंग्लिश करने के बाद मैं उनके घर गई मक्खन साग और मिठाई के साथ अच्छा। तो मुबारक देने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्यों लाई हैं, तो मैंने उन्हें बताया सर मेरा एमए इंग्लिश कंप्लीट हो गया है। तो सर ने कहा कि अच्छा बस। अच्छा, जबरदस्त। तो कोई आप पीसीएस करके आई हैं, कोई सीएसएस करके आई हैं, तो जिसकी ये मिठाई मैं एक्सेप्ट करूं। जबरदस्त। तो मुझे काफ़ी थोड़ा सा झटका लगा कि ये क्या कह रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हो रही थी। सर कह रहे थे कि एमए इंग्लिश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको इससे आगे का सोचना चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे बताएं। मुझे तो लगा कि एमए इंग्लिश बहुत बड़ी डिग्री है। वो कहते डिग्री है लेकिन ये सब कुछ नहीं है, इससे सही। आगे भी और सितारों के आगे जहान और भी हैं। सही। तो आप यहाँ तक पहुँची हैं तो आगे भी बढ़ो। सही। मैंने कहा सर फिर सलाह दीजिए। फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में मास्टर्स कर लें। और ठीक है, मैंने कहा सही है, ठीक है सर। तो उस वक्त मैंने टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज में मास्टर्स किया। 2 मास्टर्स हो गए मेरे। इसके बाद मैं एमफिल के लिए एडमिशन। जी जी फिर मैं उनके पास गई। तो अब की बार मैं उनके पास मिठाई लेकर नहीं गई थी। मैं ये पूछने लगी थी कि सोन हलवा वगैरह इस तरह की चीज़ें लेके, समोसे और इस तरह की चीज़ें लेके गई थी। तो सर ने मुझे कहा ठीक है आपने वेल डन, बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन आप रहोगी तो एमए ही ना। अच्छा। सही। आप 2 एमए कर लो, 3 एमए कर लो, तो आप कहलाओगी तो एमए ही ना। आपका सही। सर्कल तो एमए वाला ही रहा। सही। तो फिर मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि सर अब मैं क्या करूं। सही। तो उन्होंने कहा आप इससे भी आगे बढ़ो। मैंने कहा सर फिर सजेस्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आप एमफिल करें, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे तो आप एमफिल करें, ताकि ये जो एमए वाला सर्कल है उससे आप ज़रा अप हों, बाहर निकलें। सही। सिर्फ एमए ना कहलाएं। सही। तो मुझे अच्छा लगा उनकी बात ये वाली कि और आपकी बात तो फैमिली ठीक सपोर्ट थी। करती रही साथ? जी जी फैमिली सपोर्ट करती रही। मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद कुछ अरसे तक वो जिंदा रहे, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं बड़ी बहन मैं ही थी फैमिली में, मेरे बाकी बहन भाई छोटे हैं। मुझे उनको सपोर्ट करना था क्योंकि ज़िम्मेदार तो थे, लेकिन वो कुछ उनके इलाज पर और इस तरह से ज़मीनों वगैरह का भी था। वो रखी हुई थी ज़मीन वगैरह कि वो हमारी शादियों पे या कुछ इस तरह के वक्त वो सेल की जाएंगी। तो मुझे फिर अपने बहन भाइयों को पालने के लिए जॉब करनी पड़ी थी एमए के बाद। तो मुझे सेटेलाइट टाउन में भी जॉब करनी पड़ती थी और मॉडल टाउन ए में भी। मॉर्निंग में मैं स्कूल में टीचिंग करती थी और इवनिंग में मैं एकेडमीज में इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस को कंडक्ट कराया करती थी। सही। तो इस तरह से मैंने बहन भाइयों को भी पाला और माशाल्लाह। साथ में खुद को भी पाला और पढ़ाया। सही। उनको भी पढ़ाया, होम ट्यूशन्स भी की मैंने काफ़ी सही। सारी, बुक जबरदस्त। बाइंडिंग भी की मैंने। अच्छा। जी जबरदस्त। बुक बाइंडिंग भी करती रही हूँ काफ़ी अरसा तक। तो घर में ट्यूशन्स भी पढ़ाती रही थी, काफ़ी लेट नाइट तक मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रहती थी। तो इस तरह आपकी से शादी आपके एमफिल करने के बाद हुई? मेरी शादी एफ इसके बाद हुई थी, बीए के बाद हुई अच्छा। थी। लेकिन मैं उस वक्त एम इंग्लिश की स्टूडेंट थी, लेकिन प्रीवियस में थी, अभी फाइनल में नहीं पहुंची थी। तो उन्हीं दौरान बस ये है कि फादर की डेथ हो गई थी, तो कुछ अर्सा मुझे अपनी स्टडीज़ रोकनी पड़ी। तो जहाँ मेरी शादी हुई थी तो फाइनेंशियली वहाँ पे भी हालात नहीं थे सही कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते।
तो इस तरह से फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी वहीं पे ही शुरू की। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, वो आर्मी में ख़तीब था, तो उसने पता नहीं कहाँ से सुन लिया था मेरे बारे में, तो वो आया, उसने मुझे कहा कि मैं आपको 2000 दूंगा और आप मुझे एमए इंग्लिश की तैयारी करवाएं। सही। तो मेरे लिए बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि मैं खुद बीए हूँ और मैं एक ख़तीब को कैसे एमए इंग्लिश कराऊँ। तो मैंने उसे कहा चलें ठीक है, मैं आपको एमए इंग्लिश कराऊँगी, आप मुझे अपने नोट्स वगैरह और ये चीज़ें दे दें। और कपल ऑफ डेज़ के बाद वो फिर दोबारा आ गया, तो मैं उसी के नोट्स को ख़ुद भी पढ़ती थी और उसको भी पढ़ाती थी। उसके साथ साथ मेरा एडमिशन भी गया, उसका एडमिशन भी गया। सही। और जो गाइडलाइन थी मैंने वो खालिद फरीद पवारा साहब से लेती रही, जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। सही सही। तो बाकायदा ट्यूशन्स तो नहीं पढ़ सकती थी मैं, लेकिन मैं जब भी मुझे ज़रूरत महसूस होती थी गाइडलाइन की, गाइडेंस की, तो मैं उन्हीं के पास ही जाती थी। सही। अच्छा, तो मैम आसिया, कोई ऐसा वक्त आपने जिन बीच में जिक्र भी किया अपने वालिद साहब का भी, तो कभी कोई ऐसा टाइम आया जब आपको लगा कि ज़िंदगी अब बिल्कुल रुक गई है, ख़त्म हो गई है, इससे आगे तो कुछ नहीं है, ख़त्म? जी और मैम, फिर आपने फिर से काफ़ी दफ़ा जिंदा होने बिल्कुल की। बिल्कुल काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ। मैं अपने ही घर के सामने डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, वहाँ पे मैं गई जॉब के लिए। तो मेरे पास उस वक्त एमए टेफल की भी डिग्री थी, एमए इंग्लिश की भी डिग्री थी, बीएड की भी डिग्री थी। तो मुझे लगा था कि ये काफ़ी हैं जॉब करने के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने बैठी तो रही मैं, लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू में शामिल नहीं किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि आप जो है वो एमफिल नहीं है। उस वक्त मेरा एमफिल नहीं था। तो सही। इस तरह की जो बातें हैं वो तो मुझे डिसहार्ट काफ़ी हुई आप? नहीं, मैं हाँ। डिसहार्ट लाइफ में कभी भी नहीं हुई, मैं जबरदस्त, चैलेंजेस लेती हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। ये मैं कब से मेरी चाह रही हूँ लाइफ कि में हाँ, स्ट्रगल डिसहार्ट लाइफ में का कोई जो ऐसा लफ्ज़ लफ्ज है वो निकले। कभी नहीं आया। सही। ये मुझे नहीं पता कि डिसहार्ट होना क्या होता है या जबरदस्त। कैसे होता है, लेकिन चैलेंज मैं ज़रूर ले लेती हूँ कि कोई चीज़ जो वो कर सकता है वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर यस। सकती। तो इस तरह से फिर मैंने एमफिल में एडमिशन भी किया, सर की मोटिवेशन भी मेरे साथ थी। तो डॉक्टर असलम अदीब साहब होते थे एनसीबीए यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया था मेरे साथ। तो इस तरह से मेरा एमफिल हो गया। सही। तो इतनी दूर पीएचडी जब करने के लिए गए तो उस वक्त भी फैमिली का सपोर्ट था साथ के? ठीक है, आप बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट तो था, बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट था, तो मैं गई। लेकिन ये है कि हिम्मत हौसला खुद करना बिल्कुल। पड़ता है। उसके बाद जब जी आपने बलूचिस्तान में पढ़ाया जाके, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। मैंने वहाँ जाके देखा, मुझे उनकी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। सबसे पहले तो ये कि वो औरत ज़ात की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सही। बहुत ही ज़्यादा। सही। मतलब पंजाब में तो शायद वो ये समझते हैं कि ये औरत है, इक्वल है, मर्दों के बराबर काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी औरतें काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ उनको रिस्पेक्ट देने कम का है। जो उनका स्टैंडर्ड है, जो आला ज़र्फ़ी है, वो नाकाबिले बयान है। सही। बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं ख़वातीन को, नमाज की उनमें बहुत ज़्यादा पाबंदी है। मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने तो सारी धरती ज़मीन को ही जाए नमाज बनाया हुआ है। मैंने ट्रैवल के दौरान वहाँ देखा, जिसको जहाँ पे भी जगह मिलती है और अज़ान की आवाज़ सुन ली है उन्होंने, तो उन्होंने वहीं पे ही वो नमाज अपनी शुरू कर दी है। सही। और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे वहाँ छोड़ना पड़ा क्योंकि डिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता था ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ फिर स्टार्ट हो गए थे लॉन्ग ट्रैवलिंग की वजह से। तो फिर मुझे मैम यहाँ आसिया, आईएएस अगर आप मतलब अपनी इस पूरी ज़िंदगी से, जो भी आपने इस ट्रैवल जर्नी से पूरा जो लर्निंग है, जो अपनी स्ट्रगल लाइफ है, उसमें से जो सीखा, वो आप पे कुछ चंद लाइनों में आप मैसेज के तौर पे स्टूडेंट्स को कहना चाहें तो इस कैमरा को देख के आप कह सकते हैं। और बिल्कुल जो मैं चाहूँगी, क्योंकि इतनी स्ट्रगल लाइफ है, हम बहुत कम बता रहे हैं उसमें से, बिल्कुल बट फिर भी। बिल्कुल जी। बिल्कुल देखें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी होती है और वो परफॉर्मेंस भी उसमें बहुत ज़्यादा भरपूर होती है।
तो हर स्टूडेंट को अपने अंदर कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को ये समझे कि मैं एक रोल मॉडल हूँ, मुझे बाकी लोगों ने फॉलो करना है। तो उसको अपनी पर्सनैलिटी को या अपना सेल्फ एनालिसिस जो है वो इतना अच्छा करना चाहिए, लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए और गुड ट्रेंड्स सेटअप करने चाहिए ताकि लोग उसको फॉलो करें। लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें, अपनी ज़ात में अपने आप को लीडर माने और लीडर समझें। जब तक वो समझेंगे नहीं तो वो कुछ भी अच्छा एक्ट अपॉन नहीं करेंगे। हाँ, और जिस भी शख्सियत से मिलें तो वो ये ज़रूर अपने आप को कहें कि मैंने इनसे कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर है, और उस जो भी सीखें अच्छा सीखें और उसको अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी एवरीडे लाइफ का, अपने रूटीन का, अपने मिजाज का, अपने करैक्टर का, अपनी थिंकिंग और थॉट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अपने इमोशंस और पैशंस पे कंट्रोल रखें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इंसान जो है वो अपनी ज़ात का बादशाह है। किसी और पे हमारी हुक्मरानी हो ना हो, हमारी ज़ात पे हुक्मरानी ज़रूर है। सही, तो ज़बरदस्त। थैंक यू मिस आसिया। यकीन जानिए मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपसे वक्तन फ़वक्तन ये एक्सपीरियंस शेयरिंग होती रहेगी, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है तो मैं इसलिए आप वजूद ज़न का हिस्सा बनी, ये मेरी खुशकिस्मती है। और मैं आपसे इतनी देर बात कर सकी, ये भी क्योंकि इतना लंबा वक्त कभी भी नहीं मिला कि मैं आपसे बातें करूँ, और आज इस प्रोग्राम के थ्रू कर सकी। आपके इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया मैम आसिया जी। नाजरीन, आपने नाजरीन और सामईन इसलिए भी कि कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं जो देख नहीं सकते हैं, तो वो मेरे प्रोग्राम सुनते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं सामईन बोल रही हूँ। तो आपके लिए कि आज हमारी जो मेहमान थी, हमेशा मैं हर मेहमान शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कोई एक ऐसा नया लफ्ज़, कोई एक ऐसी नई बात जो मैं अपनी ज़ात का हिस्सा बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैम आसिया ने कहा, तो एक तो बहुत खूबसूरत बात जो उन्होंने की कि आप अपनी ज़ात के बादशाह हैं, आपके अंदर एक यूनिवर्स बसता है जिसके आप मालिक हैं। दूसरी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे आज वो ये थी कि उन्होंने कहा डिसहार्ट का कोई लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ और फिर उसके मुताबिक एक्ट करती हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी कहीं कोई डिसहार्ट का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, मायूसी गुनाह है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। साइमा अली को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। ISP मुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न